हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ेंगे एसपी यानी वाणिज्य पत्र व्यवहार और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। इसको एसपी बोलते हैं। अभी हम इसके कल तक हमने इसके दो पार्ट होते हैं, विभाग 1 और विभाग 2। विभाग 1 के हम 4 का चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विभाग 2 का चैप्टर 4 आवेदन पत्र। आवेदन पत्र चैप्टर नंबर 4 सब्जेक्ट एसपी। इसकी शुरुआत सबसे पहले हम इसकी शुरुआत करेंगे प्रस्तावना से, यानी इसके बारे में हम डिटेल जो पढ़ेंगे वो भी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद आगे शुरू करने वाले हैं। कंपनी कानून 2013, यानी जब कंपनी के कानून बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे 2013 में, के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की कंपनी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य था। यानी कानून 2013 के कानून में क्या किया गया था कि जब भी कोई कंपनी अस्तित्व में आएगी, यानी कंपनी शुरू होगी, तो उसका पंजीकरण करवाना आवश्यक है। यानी कोर्ट के जरिए, अदालत के जरिए, सरकार के जरिए उसका नामांकन करवाना आवश्यक है। ये कब का था? कंपनी कानून 2013 में ऐसा किया गया था। कंपनी का पंजीयन कराते समय जब हम जैसे हम लोग मकान नहीं लेते तो पंजीकरण करवाते हैं, रजिस्ट्रेड करवा लेते हैं, यानी उसके नाम हो गया, उसमें सारी लिखावड़ी होती है। उसी प्रकार से अगर कंपनी को भी हम शुरू करते हैं, लेते हैं या व्यवसाय करते हैं उसमें, तो हमें सबसे पहले उसका पंजीकरण करवाना आवश्यक है। ये 2013 के जब कानून बना था उसमें लागू किया गया था। कंपनी का पंजीकरण कराते समय आवेदन पत्र और नियमन पत्र प्रस्तुत करने पड़ते हैं। जब हम रजिस्टर करवाएंगे तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं, आवेदन, नियमन पत्र, तो हमें क्या करना है, उन सबको उसमें जमा करवाना पड़ता है, यानी दिखाने पड़ते हैं। और उसके बाद पंजीयन होता है। उसके बाद जो जिसका नाम है उसके नाम से वो कंपनी रजिस्टर्ड कर दी जाती है, यानी कागज़ बन जाते हैं। आवेदन पत्र कंपनी का मूलभूत और महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यानी जब आपने आवेदन किया है कंपनी के लेने के लिए, तो वो सारे कागज़ वगैरह जो उसमें नियम वगैरह बनते हैं, वो सभी जो कागज़ वगैरह होते हैं, पंजीकरण उनके ज़रिए ही करवाया जाता है। और ये एक सबसे मूलभूत जो दस्तावेज जिसे हम मानते हैं ना, वो आवेदन पत्र ही होता है कंपनी का मूलभूत। यह एक ऐसा आधारभूत दस्तावेज है जिसके आधार पर कंपनी का कार्यक्षेत्र और त्राहित पक्ष के साथ संबंध निश्चित होते हैं। यानी उस दस्तावेज के अंतर्गत ये सब लिखा हुआ होता है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति हैं और उस कौन कौन व्यक्ति इसके अंदर सम्मिलित हैं, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, और जो भी पक्षों के, यानी जो भी पार्टनरशिप वगैरह होती है, वो सब इसमें लिखा जाता है। जिस प्रकार हम मकान नहीं लेते थे कि मकान किसके नाम है, फिर वो मकान का मालिक कौन है, मकान में पैसा लगाने वाला कौन है, ये सब हम जब करते हैं तो हमारे कागज़ में ये सब चीज़ें लिखी होती है। अगर दो जने मिल करके लेते हैं या सिंगल व्यक्ति लेता है, ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई होती है। फिर आवेदन पत्र कंपनी का संविधान प्रस्तुत करता है। संविधान मतलब ये जो कंपनी, जो कानून है, जो कंपनी है। अब संविधान कैसे, जैसे संसद में जाते हैं, संविधान लागू करते हैं, संसद में अपन क्या करते हैं, अपनी बात को रखते हैं, फिर वो बातें अपनी बहुमत से पास हो जाती है। उसी प्रकार से हम कंपनी में भी जब काम करेंगे तो उसमें सब चीज़ ये लिखनी पड़ती है कि कौन है, कौन पैसे लगाने वाला है, क्या काम करेंगे, ये सब चीज़ उसमें आती है। जिसमें नाम, यानी किसके नाम है, पूंजी यानी पैसा कौन लगाएगा, कितना लगाएगा, उत्तरदायित्व यानी उसके पीछे किसका उत्तरदायित्व है, यानी जिम्मेदारी जो होती है, और उद्देश्य आदि, यानी आपका कंपनी को चालू करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये सारी जानकारियाँ उसके जो आवेदन पत्र होता है उसके अंतर्गत लिखी हुई होती है। ये था हमारा इसकी प्रस्तावना थी, यानी
छोटा सा जो डिटेल में इसके बारे में बताया वो है। अब आगे हम पढ़ेंगे आवेदन पत्र किसे कहते हैं और उसकी परिभाषा। आवेदन कंपनी का मूलभूत दस्तावेज है। जिसके आवेदन पत्र क्या है, मेन दस्तावेज इसे ही माना जाता है कंपनी का, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी चीज़ें उसमें संपूर्ण तरीके से लिखी हुई होती है। आवेदन जो कंपनी का कार्य क्षेत्र निश्चित करता है, इसके द्वारा ही कंपनी में कौन सा कार्य करना है, कितना करना है, कितने पैसे लगेंगे, कौन उत्तरदायित्व है, कौन पूंजी लगा रहा है और किसका नाम है, ये सब उस आवेदन पत्र के अंतर्गत लिखे हुए होते हैं। आवेदन पत्र का उद्देश्य या अंशधारक किसे कहते हैं, जो पैसे लगाती है कंपनी के अंदर। कंपनी क्या करती है कि कंपनी जब, चलो एक बार मैं थोड़ा समझा देती हूँ कि अंशधारक किसे कहते हैं। अंशधारक वो व्यक्ति होते हैं, जब कंपनी क्या होती है, कंपनियाँ छोटी मोटी तो होती नहीं, कंपनियाँ बड़ी बड़ी होती है, उनमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो कंपनियाँ क्या करती है, अपने पैसों को, पूंजी को इकट्ठा करने के लिए अपने जो कंपनी के हैं वो अंश निर्गमित करती है, यानी आम जनता को आमंत्रण करती है, बोलती है कि वो पैसा या अगर कंपनी में लगाते हैं तो कुछ हिस्सा उनका हो जाता है, और अगर कई व्यक्ति जो लगा लेते हैं तो उनका हिस्सा भी होता है। उन्हें कहते हैं अंशधारक, यानी जिनके पास कंपनी के अंश हैं। लेनदार और कंपनी के साथ संविधान पक्षकारों को कंपनी के उद्देश्य विषय जानकारी प्रदान करनी होती है। अब ये क्या होते हैं, जो अंशधारक होते हैं, जो पैसा लगाते हैं, वो हिस्सेदार हो जाते हैं और लेनदार भी हो जाते हैं कंपनी के, क्योंकि उन्होंने पैसे लगाए। कई बार क्या होता है कि कंपनी लोगों से ब्याज में भी पैसे लेती है, तो वो भी उसके लेनदार हो गए। अब जो भी कंपनी में काम वगैरह हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है कार्य क्षेत्र, वो सब भी ये सब मिल करके ही निश्चित करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सबका पैसा लगा हुआ है। अब जितने पार्टनर होंगे, जितना जो पैसा लगाएगा तो उसका अधिकार भी उतना ही हो जाता है। आवेदन पत्र के पर उद्देश्य अंशधारक, लेनदार और कंपनी के साथ संबंधित जो भी उनके साथ संबंधित पक्षकार हैं, यानी जो व्यक्ति जो पैसा लगाते हैं या अंश लेते हैं, वो कंपनी के उद्देश्य विषयक जानकारी प्रस्तुत करते हैं कि कंपनी का उद्देश्य क्या है। यानी हमारा सबका उद्देश्य क्या होता है कि हमने जो पैसा लगाया उसका डबल मिले, ट्रिपल मिले, यानी हमें लाभ मिले। तो वही उद्देश्य के अंतर्गत वो कंपनी का में जो कार्य क्षेत्र होता है उसमें भी ध्यान रखते हैं, जिसमें अमुक निश्चित नामधारक किसी निश्चित राज्य में अमुक यानी जो भी, जितनी भी, अमुक यानी थोड़ी बहुत या ज़्यादा, जितनी भी अंश पूंजी धारण करने वाली, सदस्यों की सीमित दायित्व वाली और निश्चित उद्देश्य के लिए इसमें हस्ताक्षर करने वाले के द्वारा यह कंपनी स्थापित की जाती है। कंपनी किसके द्वारा स्थापित की जाती है, जो अंश पूंजी धारण करने वाले, यानी जो अंश लेकर के जो पूंजी लगाते हैं कंपनी में, वो व्यक्ति, सदस्यों की सीमित दायित्व। अब वो क्या है कि जब जो व्यक्ति पैसा लगाएगा उसका दायित्व क्या हो जाएगा कि जो भी पैसा लगाया है वो सही रूप से काम में आए, यानी अधिक से अधिक उपयोग आए और निश्चित उद्देश्य के लिए। और ये सब चीज़ जो वो सोच करके फिर उसमें क्या करते हैं, ये लोग एक साइन करते हैं सब लोग। इन सबके द्वारा ही कंपनी शुरू की जाती है, यानी कंपनी की स्थापना की जाती है। ये था हमारा आवेदन पत्र का अर्थ कि आवेदन पत्र क्या होता है। ये सब चीज़ें आवेदन पत्र के अंतर्गत आती है, यानी उसमें जो आवेदन पत्र में लिखा जाता है उसमें ये मैं शॉर्ट में बता दूं एक बार। आवेदन पत्र में ये लिखा जाता है कि किसके द्वारा पूंजी लगी हुई है, कितने देनदार हैं, कितने लेनदार हैं, क्योंकि कंपनी ने पैसे लिए तो लेनदार ही हो गए ना कंपनी के। कितने लेनदार हैं, कितनों के द्वारा पूंजी लगाई जाती है, कितनी मात्रा में है और उन सब का उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें आवेदन पत्र के अंतर्गत आती है। अब है इसकी परिभाषा। आवेदन पत्र यानी आवेदन पत्र किसे कहते हैं, कंपनी कानून 2013 अथवा पूर्व के कंपनी अधिनियम, यानी 2013 में जब कंपनी अधिनियम बना था तब या उससे पहले
कंपनी अधिनियम के अनुसार। अब कंपनियों में ऐसा तो है नहीं, नियम तो बनते ही है वो कानून के अनुसार या उससे पहले के अधिनियम के अनुसार रचित यानी लिखित गई बताई गई समय समय की व्यवस्थाओं के अधीन किए परिवर्तन के अनुसार का आवेदन पत्र। यानी कंपनी कानून 2013 या उससे पहले के जो अधिनियम में बताया गया है कि समय समय पर जब भी आप इनकी कंपनी की व्यवस्था करते हैं या बदलाव करते हैं तो उसके अनुसार ही आवेदन पत्र भी लिखा जाना आवश्यक है। अब लॉर्ड केन्स के अनुसार, अब अर्थशास्त्री है वो अपनी भाषा तो वो अपने अपने विचार तो रखते ही हैं, तो लॉर्ड केन्स के अनुसार वो क्या कहते हैं, आवेदन पत्र यह कंपनी का संविधान है। यानी आवेदन पत्र कंपनी का आधारभूत भी क्या है, आवेदन ही है। आवेदन पत्र के अनुसार ही कंपनी को चलाया जा सकता है, तो इसे ही एक संविधान का रूप माना है जो कानून के अधीन रहकर स्थापित कंपनी के अधिकारों की मर्यादा को भी दर्शाता है। अब ये सब किससे कैसे करना है कि जो अधिनियम बनाए गए हों उसके अंतर्गत रह करके कानून के अधीन रह करके जो कंपनी स्थापित की गई है और उनके अंदर जो अधिकारी है वो भी सीमित होने आवश्यक है। ये भी उसमें दर्शाते हैं कि कौन कौन है क्या क्या, यानी सब चीज़ें आवेदन पत्र के अंतर्गत लिखी हुई होती है। आवेदन पत्र की विशेषताएं, यानी आवेदन पत्र की विशेषताएं क्या क्या है। आवेदन पत्र का उद्देश्य, जो आवेदन पत्र में होता है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, अंशधारक यानी जो कंपनी में पैसा लगाता है, अंश खरीदता है, अंशधारक लेनदार यानी जो कंपनी को जिसने पैसे दिए तो कंपनी का क्या हुआ, लेनदार, और आम जनता को कंपनी के उद्देश्य यानी और अगर आम जनता हमारे जैसी जनता को कंपनी के उद्देश्य के विषय में जानकारी प्रदान करना, हम सबको इसके बारे में जानकारी देना कि कंपनी किस प्रकार से है। अब बिना वजह नहीं देंगे, अगर हमने उसमें पैसा लगाया है तो ऐसा नहीं अनाउंसमेंट थोड़ी करेंगे कि बिना वजह की कंपनी में कौन है क्या क्या है, नहीं। जो कंपनी में पैसा लगाता है उन व्यक्तियों को, उन सभी को, चाहे वो अंशधारक हो, चाहे वो लेनदार हो या फिर आम जनता, इनको सभी को कंपनी के विषय में संपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की जाती है। उपयुक्त व्याख्या और अर्थ के आधार पर आवेदन पत्र की विशेषताएं निम्न है। जैसे हम पढ़ेंगे क्या क्या विशेषताएं। आवेदन पत्र एक कंपनी का मूलभूत दस्तावेज है। उन लोगों को ये बताया जाता है कि जो आवेदन पत्र है वो कंपनी का मूल दस्तावेज है। इसके अंतर्गत जो भी हम जिसके भी पार्टनरशिप वगैरह है, जो भी व्यक्ति है, हम इसके अंतर्गत इसका नाम लिखे हुए हैं, ताकि क्या होता है कि कई बार वहम नहीं रहता, डर नहीं रहता कि हमने पैसा लगाया, वो लगाया तो कानून रूप से जानकारी कानून के पास भी इसकी रहती है, यानी कोई बेईमानी नहीं हो सकती है। दूसरा है आवेदन पत्र कंपनी के उद्देश्यों को दर्शाता है। अब आवेदन पत्र में ये लिखा जाता है कि जो आप कंपनी स्थापित करना चाह रहे हो उसके पीछे मेन उद्देश्य क्या है। अब उद्देश्य क्या होता है, वैसे लोगों का लाभ ही होता है ना कि धंधा चाहिए, तो उसमें ये सब भी लिखा हुआ होता है। तीसरा पॉइंट है यह है बाह्य पक्षकारों के लिए उपयोग। बाह्य पक्षकार को जो बाहर से अंश खरीद करके जो पैसा लगाते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो पैसा लगा देंगे और उसके उनको आवेदन पत्र में उनका नाम ही नहीं होगा या कानूनी अधिनियम के अनुसार, तो वो हमेशा ऐसे डरे डरे रहेंगे। इसीलिए उनके लिए ये जो बाह्य पक्षकार हैं, जो अलग से जो थोड़ा बहुत जो अंश खरीदते हैं, कुछ पैसे लगाते हैं, उनके लिए भी ये एक महत्वपूर्ण है। क्या, आवेदन पत्र। चौथा पॉइंट क्या है, आवेदन पत्र कंपनी के अस्तित्व, विषयक और उसके रजिस्टर ऑफिस के विषय में जानकारी भी देता है। आवेदन पत्र कंपनी के क्या है कि जब अस्तित्व में, यानी कंपनी जब स्थापित होती है, जब से लेकर के, यानी किस प्रकार से स्थापित हुई, कौन कौन है, कितने पैसे लगा रहे हैं, क्या मकसद है, उद्देश्य क्या है, वहाँ से लेकर के उसके और रजिस्टर ऑफिस के विषय में भी जानकारी देता है। यानी रजिस्टर क्या किस के लिए होता है, रोज़ की एंट्री, यानी उसमें कौन कौन व्यक्ति है, कौन किसका काम क्या है, ये सब उसकी जानकारी आवेदन पत्र के माध्यम से दी जाती है। यानी आवेदन पत्र में ये सारी जानकारियाँ होती है। फिफ्थ पॉइंट है आवेदन पत्र में परिवर्तन करना अत्यंत मुश्किल है। अब एक बार आवेदन पत्र कर दिया तो उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि उसमें सभी व्यक्तियों के साइन भी होते हैं, प्लस वो कानूनी रूप से
अधिनियम के द्वारा ही बनाया गया होता है, तो उसमें फेरबदल करना काफ़ी मुश्किल है। काफ़ी क्या, बस ये मान लीजिए मुश्किल ही है। कोई भी उसमें ऐसे नहीं है कि वाइट ना लगा कोई काट के दूसरा नाम लिख दे, या उस व्यक्ति का नाम हटा कर कह दे तूने कुछ नहीं लगाया, ये सब चीज़ें नहीं चलती। ये सब कानूनी रूप से किया जाता है। और 6 पॉइंट हमारा और लास्ट पॉइंट क्या है, आवेदन पत्र कंपनी का संविधान दर्शाता है। यानी संपूर्ण जो जानकारी होती है वो कंपनी की जो संपूर्ण जानकारी होती है, दैनिक दिनचर्या की होती है, पैसे की होती है, व्यवसाय की होती है, धंधे की होती है, उद्देश्य की होती है, या उसके अंतर्गत लगाई गई पूंजी की होती है, सारी सभी बातें आवेदन पत्र, जो कंपनी का आवेदन पत्र होता है उसके अंतर्गत लिखी हुई होती है। ये हमारे थे आवेदन पत्र की विशेषताएं, यानी जिसके 6 पॉइंट थे। नए कंपनी कानून 2013 के अनुसार, ये पूर्व में भी यही था और बाद में भी है। जैसे ये ना, अगर मान लीजिए आवेदन पत्र में कोई फेरबदल होता है तो वो समय समय पर कानून के अनुसार ही फेरबदल होता है, ना कि अपने मन से होता है। नई कंपनी कानून 2013 के अनुसार कंपनी के प्रकार के अनुसार आवेदन पत्र तैयार करना चाहिए। यानी जो कंपनी 2013 जो कानून ने जो 2013 का जो नियम लागू किया था, अधिनियम बनाया था, उसके अंतर्गत रह करके ही आवेदन पत्र को तैयार किया जाना आवश्यक है। यह आवेदन पत्र तैयार करने के लिए कंपनी कानून 2013 शेड्यूल यानी अदालत के अनुसार कंपनी के विविध प्रकार के अनुसार टेबल दर्शाए जो लागू पड़ते हैं, है ना। ये क्या होता है कि इसमें कंपनी ने 2013 में जो अदालत के अनुसार, जो कोर्ट के अनुसार जो शेड्यूल बनाया था, शेड्यूल मीन्स अदालत के अनुसार जो भी कंपनी के अधिनियम वगैरह जो बनाए थे वो इस टेबल में दर्शाया गया, और इनके द्वारा ही कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है, मानना पड़ता है। और ये जो टेबल है, ये टेबल इसे कहते हैं, के अनुसार दर्शाया गया है कि कौन सा नियम कौन से टेबल के अनुसार मान्य होता है, ये जरूरी होता है ये मानना। तो कंपनी के प्रकार, अगर कौन सी कंपनी किस प्रकार की है तो उसमें कौन सा आवेदन पत्र लगता है, यानी कौन सा लागू पड़ता है 2013 का नियम। पहला है इसमें शेयर पूंजी से सीमित कंपनी। अगर कोई कंपनी है, शेयर पूंजी क्या है कि शेयर किसे कहते हैं कि कंपनी क्या करती है, अपनी खुद की, यानी जो कंपनी के निजी शेयर्स निकालती है, यानी फॉर्म निकालती है, कम से कम उसकी कीमत होती है 100 रुपये, और ये शेयर बाज़ार अलग होता है, उसी में आता है। जैसे आप इसमें टीवी में भी देख लो, EMT करके एक चैनल आता है, उसमें शेयर्स की जानकारी संपूर्ण दी जाती है। शेयर कम होते हैं, भाव बढ़ते हैं, घटते हैं, ये सब इसकी बाज़ार की शेयर बाज़ार में ही बताए जाते हैं। इसका कोई अपने सब्जी मंडी के जैसा मार्केट में, ये अलग मार्केट होता है। तो शेयर पूंजी से सीमित जो कंपनी होती है, जो शेयर के द्वारा ही जो कंपनियां चलाई जाती है, यानी कंपनी अपने शेयर्स निकालती है, उसके द्वारा जो पूंजी एकत्रित करती है, उससे जो चलता है, वो दो कंपनी कानून 2013 के अनुसार आवेदन पत्र की जो टेबल होती है, वो टेबल ए के अनुसार अधिनियम जो टेबल ए के अनुसार जो अधिनियम लागू होता है, उसके अनुसार इन्हें उसे मानना ज़रूरी है, जो भी टेबल ए के अनुसार अधिनियम बनाया गया होगा। ये था शेयर पूंजी से। फिर दूसरा है जामीन से सीमित जिम्मेदार वाली कंपनी जिसकी शेयर पूंजी नहीं होती। जिसकी शेयर पूंजी तो नहीं लगा था, लेकिन जामीनगिरी यानी कुछ चीज़ें अपनी रख कर के जो व्यक्ति कंपनी चलाता है, कंपनी में पैसा लगाता है, अपनी गिरवी रख दी जाती है ना, जैसे चीज़ें, जैसे जमानत के रूप में घर के कागज़ वगैरह, ये तो वो पूंजी भी नहीं लगती और चीज़ें रख देते हैं कागज़ वगैरह। तो अगर उसके द्वारा जो कंपनी चलाई जाती है, मान लीजिए, तो उसमें टेबल बी के अनुसार जो भी अधिनियम लागू होगा, जो 2013 में ये बने थे, लेकिन ये क्या है कि नियम अधिनियम अलग अलग होते हैं कि कौन सी कंपनी में किस प्रकार के नियम लागू होते हैं। तो उसमें टेबल बी के जो नियम लागू पड़ते हैं वो उसमें मान्य होते हैं, यानी उनके अनुसार ही कंपनी को काम करना आवश्यक होता है। फिर तीसरा है जामीन से सीमित जिम्मेदार कंपनी जिसमें शेयर प्रकाशित किया हो। अब जो कई व्यक्ति क्या करते हैं, अपने शेयर्स को जामीनगिरी के रूप में वहाँ पर
रखते हैं, कंपनियों को देते हैं, ताकि उन कंपनियों को वो पूंजी, यानी ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं देते, लेकिन वो शेयर्स निकालती है कंपनियां, उसके द्वारा जो पैसा इकट्ठे करती है। जामीन से सीमित जिम्मेदार वाली, अब सीमित जिम्मेदार वाली यानी थोड़ी बहुत जिसकी जिम्मेदारी भी मान ली जाएगी और शेयर्स वगैरह उसमें दिए जाएंगे, प्रकाशित किए जाएंगे कंपनी। तो उसमें कौन सी अधिनियम वाली, उसमें टेबल सी में का जो अधिनियम है जो कंपनी ने लागू कर रखा है, उसके अधिनियम के अनुसार ही कंपनी को मानना आवश्यक है। इसके जो भी नियम होते हैं उसके द्वारा ही कंपनी को मानने योग्य होते हैं। चौथा है असीमित जिम्मेदार वाली कंपनी, जिसकी शेयर पूंजी नहीं होती। अब असीमित है यानी जिनकी जिम्मेदारी भी नहीं होती, कम होती है, मतलब होती तो है, कम होती है, लेकिन कंपनी जिसकी शेयर पूंजी नहीं होती। अब कंपनी में किसी की शेयर पूंजी तो नहीं होती, उस कंपनी के जो अधिनियम लागू पड़ते हैं वो होते हैं टेबल डी के अनुसार, यानी जो भी नियम बनेंगे वो फॉलो होंगे इसके अनुसार। और पांचवा है असीमित जिम्मेदार वाली कंपनी, जिसकी शेयर पूंजी होती है, यानी जो व्यक्ति शेयर पूंजी के द्वारा पैसा लगाता है उसके टेबल ई के अनुसार जो भी अधिनियम लागू किए जाते हैं उनको मानना आवश्यक है। ये था हमारे अभी कंपनी के प्रकार थे 5, और कंपनी के इन पांचों प्रकार में, यानी अलग अलग जिस प्रकार से कंपनी अस्तित्व में आई है उसी प्रकार 2013 में जो अधिनियम बनाया गया था कंपनी कानून का, उसके अनुसार जो भी अधिनियम लागू पड़ते हैं तो वो इनको टेबल ए बी सी डी और ई के अनुसार उन्हें मानने योग्य होते हैं। और कंपनी इनको मानती भी है, मतलब लागू भी करने पड़ते हैं, क्योंकि आवेदन पत्र में ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। अब है आवेदन पत्र कंपनी कानून के टेबल ए बी सी डी ई, ये ए बी सी डी ई के प्रावधान के अनुसार छापा हुआ योग्य पैराग्राफ में अनुक्रम नंबर के साथ भी होना चाहिए। अब ये जो टेबल ए बी सी डी ई है, इसमें जो प्रावधान है उसमें क्या है कि जो भी योग्य पैराग्राफ होता है, अब अनुक्रमांक नंबर 1, अनुक्रमांक नंबर यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, वो किस प्रकार से है ये भी उसके साथ में लिखा हुआ होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कंपनी है, कंपनी का नाम ये है, इसके द्वारा ये कंपनी चल रही है, तो इसमें कौन सा अधिनियम लागू होगा, टेबल ए। तो इसके साथ में जो अनुक्रमांक है यानी टेबल ए के अनुसार जो अधिनियम है वो भी इसके साथ में होना आवश्यक है। उसमें सदस्यों ने साथियों के समग्र हस्ताक्षर किए नहीं चाहिए। अब इसके अंतर्गत है, क्योंकि ये जो लागू पड़ता है ये कब लागू पड़ता है, जब कंपनी अस्तित्व में आती है, जब अधिनियम 2013 के अनुसार जब वो आवेदन का काम संपूर्ण कर लेता है तो अधिनियम में, तो कंपनी कानून के अधिनियम में ये बताया जाता है कि आपकी कौन सी किस प्रकार की आपकी कंपनी है, उसमें कौन से आवेदन पत्र ABCD जो भी है वो किस प्रकार से लगेगी। तो ये सब उसके साथ जब लगा दिए जाएंगे तब उसमें सदस्यों ने साथियों के सामने जो साइन भी उसमें करने ज़रूरी है, यानी उसमें हस्ताक्षर, उसमें सदस्यों के ने साथियों के समग्र हस्ताक्षर भी किए होने चाहिए, यानी वो जो भी साइन किए हुए होते हैं उनके साथ में किसी के सामने उनके साइन करने आवश्यक होते हैं। आवेदन पत्र के प्रावधान कंपनी कानून 2013 के विरुद्ध नहीं होने चाहिए, यानी जो भी आवेदन पत्र में लिखा हुआ हो वो इसके अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी आवेदन है वो कंपनी जो कानून है उसके अंतर्गत आवेदन पत्र में भरा हुआ है और लिखा हुआ है, तो उसके विरुद्ध ये प्रावधान नहीं होना चाहिए। जो भी हो नियम वगैरह वो उसके अंतर्गत ही होने आवश्यक है। आवेदन पत्र की कोई भी कलम यदि कंपनी अधिनियम के विरुद्ध हो तो वह रद्द है। अगर आवेदन पत्र में लिखा हुआ है कि अब आवेदन पत्र में जो भी लिखा होता है वो कंपनी कानून के अनुसार ही होता है, और फिर भी अगर कंपनी कानून के अनुसार आप नहीं लिखते हो, अलग से कुछ भी उसमें लिखते हैं, तो वो कंपनी अधिनियम के विरुद्ध माना जाएगा, यानी वो सही नहीं है और वो फिर आवेदन रद्द कर दिया जाता है। इसी तरह संचालक मंडल के द्वारा या अंशधारकों की सामान्य सभा में कंपनी कानून के विरुद्ध कोई प्रस्ताव पारित किया या अनुबंध किया जाए तो वह भी रद्द
माना जाएगा। यानी जब भी संचालक मंडल के द्वारा धारकों की सामान्य सभा में कंपनी कानून के विरुद्ध अगर कंपनी में जो भी नियम बनाए गए हैं और वो सही नहीं लगते हैं, विरुद्ध है, उनके गलत लगते हैं, तो वो प्रस्ताव भी पारित नहीं माना जाता और उस अनुबंध को भी रद्द कर दिया जाता है। तो कारण इसमें कि क्या है कि जब कंपनियां कानून बनाती है, गवर्नमेंट जब 2013 ये कंपनी कानून है, अब ये कानून के अंतर्गत रह कर के ही जो नियम वगैरह जो अधिनियम बनाए जाते हैं और तो हमें उनको ही मानना पड़ता है, कंपनियों को भी उनके अनुसार ही काम करना पड़ता है। वो अपने खुद के अनुसार इन सभी कार्यों को नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि जब भी अगर हम मन से काम करेंगे तो उसमें क्या है कि एकदम से वो चीज़ सही नहीं मानी जाती, यानी कंपनी के अंतर्गत रह कर के काम नहीं करेंगे तो गलत काम माना जाता है। तो उसको वो जो गवर्नमेंट है यानी कानून है वो उसको रद्द कर देती है यानी उनको पारित ही नहीं करती, प्रस्ताव पारित नहीं करती, उस पर अनुबंध लगा देती है, रोक लगा देती है और साथ में ही उसको रद्द भी कर देती है। तो आज हमने पढ़ा आवेदन पर, इसको मैं एकदम से शॉर्ट में जल्दी से समझा देती हूँ कि आवेदन पत्र का महत्व पढ़ लेते हैं। अभी कंपनी अधिनियम के अनुसार प्रत्येक कंपनी के लिए आवेदन पत्र का पंजीकरण करवाना अनिवार्य, यानी कभी भी कोई भी जो कंपनी है वो जब कंपनी नई शुरू करेगी उससे पहले क्या करना है उनको कि कंपनी अधिनियम के अनुसार, यानी कंपनी जो कानून का अधिनियम है उसके अनुसार रह करके सभी को पंजीकरण करवाना सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी है, यानी आवश्यक माना गया पंजीकरण करवाना। इसमें कंपनी से संबंधित मूलभूत विवरण भी दर्शाया जाता है, यानी संपूर्ण जो जानकारी है कंपनी की वो सारी जानकारियाँ इनमें दिखाई हुई होती है। उसके बाद ही हम कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें ये लिखने के बावजूद दर्शाया भी जाता है जो निम्नलिखित अलग अलग पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे पहला इसमें क्या है, कंपनी की दृष्टि से ये महत्व है। कंपनी के लिए यह एक मुख्य दस्तावेज है, क्योंकि आवेदन पत्र है, आवेदन पत्र के अंतर्गत ये सभी चीज़ें सम्मिलित की जाती है, लिखी जाती है। आवेदन पत्र कंपनी की बुनियाद भी, यानी जिस प्रकार से मकान किसके ऊपर खड़ा रहता है, पिलर पे खड़ा रहता है, यानी अगर उसमें मकान में सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिले तो वो मकान खड़ा नहीं रह सकता। उसी प्रकार कंपनी भी आवेदन पत्र की बुनियाद होती है, उसके अंतर्गत ही संपूर्ण जानकारियाँ कंपनी की लिखी हुई होती है। आवेदन पत्र कंपनी का संविधान और कार्यक्षेत्र भी दर्शाता है, यानी आवेदन पत्र के अंतर्गत क्या होता है कि उसके अंतर्गत जो भी कार्य करना है उसका कार्यक्षेत्र यानी कितना है विस्तार में, और किस प्रकार से संविधान यानी किस प्रकार से उसमें वो काम किया जाना चाहिए, जिसमें कंपनी का नाम यानी मेन ये इसमें आता है आवेदन पत्र में, कंपनी का नाम यानी कंपनी का क्या नाम है, उद्देश्य क्या है, यानी कंपनी शुरू करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, कितनी पूंजी उसमें लगी है, उत्तरदायित्व यानी किस किस का उसमें उत्तरदायित्व यानी हकदार है, रजिस्टर ऑफिस किस राज्य में होगी आदि। यानी जब भी रजिस्टर ऑफिस होगी, क्योंकि सारी जानकारियाँ फिर आवेदन पत्र के अंतर्गत रजिस्टर ऑफिस में भी जो होगी वो भी कंपनी में ही होगी, तो किस राज्य में होती है यह भी उसमें दर्शाया जाता है। कंपनी आवेदन पत्र में दर्शाए गए उद्देश्य से विरुद्ध कार्य करे, अगर उसमें बताया क्या है और अलग कंपनी कुछ और अलग कुछ काम करती है तो ऐसे कार्य सत्ता के बाहर कार्य माने जाएंगे, तो फिर उस अधिनियम के अंतर्गत या कंपनी के अंतर्गत वो कार्य नहीं माने जाते हैं, यानी वो रद्द कर दिए जाते हैं। कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी है, यानी अधिक से अधिक जो पूंजी लगाई गई है वो कितनी है, सदस्यों का सीमित दायित्व है या असीमित दायित्व है, यह जानकारी भी दस्तावेज से ही प्राप्त होती है। इस दस्तावेज यानी आवेदन पत्र का जो दस्तावेज है उसके अंतर्गत किस किस का दायित्व है, किस किस का उत्तरदायित्व है, ये सभी जानकारियाँ इसके अंतर्गत ही लिखी होती है। तो आज हमने पढ़ा, आज का लेक्चर हम यही रोकेंगे क्योंकि आज हमने पढ़ा आवेदन पत्र। आवेदन पत्र की किसे कहते हैं,
फिर इसकी परिभाषा पढ़ी, आवेदन पत्र की जो जो मेन विशेषताएं हैं वो विशेषताएं 6 थी, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी। फिर 2013 के कंपनी कानून अधिनियम के अनुसार जो कंपनी किस प्रकार की है और उसमें किस प्रकार के आवेदन के अनुसार पत्र का टेबल के अनुसार उसमें अधिनियम लागू पड़ता है, इसके बारे में हमने इसकी जानकारी प्राप्त करी। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम कल इसी के आगे से करेंगे। तब तक थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।